आइए कक्षा 10 का सेट नंबर 2 खंड बा हल करते हैं। इसके पहले खंड आ एजुकेटर अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं, तो उस वीडियो को पहले देख लें और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करें। ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं खंड बा का। सभी खंड कीजिए का नंबर है। यदि cot थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो प्रश्न है हमारा, यदि cot थीटा बराबर 5/4 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ABC मानव समकोण त्रिभुज है, तो cot बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगी कर्ण AC। और थीटा मान लेते हैं इसको, कोण A को, तो ये हो जाएगा लंब। और ये क्या हो जाएगी, AB भुजा आधार हो जाएगी। तो कर्ण का मान 5 है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आधार का मान निकाल लेंगे, तो आधार का मान 3 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरियन त्रिक 5, 4 का आधार या लंब क्या होता है, 3 लगा देते हैं। जिसे समकोण त्रिभुज पहले से मैंने निकाल के रख दिया है 3। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर BC स्क्वायर लंब का वर्ग धन AB स्क्वायर आधार का वर्ग। AC का मान 5 का वर्ग, BC का मान 4 का वर्ग प्लस AB स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, इधर ले आएंगे तो माइनस का 16 बराबर AB स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट करके AB स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया 9, तो AB का मान हो जाएगा √9। इस प्रकार से AB का मान हो जाएगा 3। तो वही मैंने यहाँ पे 3 पहले से उठा के यहाँ पे रख दिया था। ठीक है ना, यही 3 रख दिया था। तो इस तरह से आधार का मान 3 आ गया। अब जो मान ज्ञात करवा रहा है उसको हम रखते हैं। तो मान ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे 2 sin थीटा। प्रश्न मैं शुरू में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, वहीं से नोट कर लीजिए। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान कितना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा का मतलब, साइन का मतलब कितना है, देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का इसका फार्मूला होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे हमारा, लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। तो 4/5 माइनस 3 गुणे कास आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5/2, फिर से साइन है तो 4/5 धन का 2 गुणे 3/5 कास। हल कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा यहाँ से बराबर लगा देते हैं। वैसे बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, तो यहीं से कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे हमें। 4 दूनी 8/5 माइनस 9/5 बटे, ये बराबर यहाँ पे कर देते हैं 8/5, वही होगा प्लस का, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, 6, 3 दूनी 6/5। लघुत्तम चूंकि बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 8 में से 9 घटा दीजिए सीधे, तो ऋण का 1/5। इसी तरह ये लघुत्तम बराबर है तो 5 ही आएगा लघुत्तम, तो सीधे 8 × 6 = 14/5। इस तरह से 4 बार बटे में हो गए तो 5 आएगा नीचे और ये 5 चला जाएगा ऊपर अंश में, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ऋण का 1/14। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया माइनस का 1/14। ठीक है। अगला ये जो है प्रश्न जो हमारा था ना, खंड बा के पहले का नंबर था। इसके बाद अब खंड बा के पहले का खा नंबर, क्या 7 × 5 × 3 × 2 + 3 एक भाज्य संख्या है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
तो ये हमें बताना है 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 धन का 3 बराबर। अब देखिए पहला पद ये हो गया, अब प्लस लगा है तो यहाँ से दूसरा पद ये हो गया। तो इन दोनों पदों में क्या कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 5 गुणे 2 धन, यहाँ से 3 कॉमन चला गया, 1 बचेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर देखिए 3 गुणे 7 पन 35 दूनी 70, 70 1 71। तो मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल है। ये किसका? 3 का और 71 का। तो इसका मतलब जो 71 और 3 का गुणा करेंगे, जिस कर ही देते हैं, 3 1 3 7 3 21 213 ये बन रहा है ना। तो 213 बन रहा है, तो ये जो है 3 से भाज्य है 213 और 71 से भी भाज्य है। तो इस प्रकार से यह एक भाज्य संख्या है। हाँ, भाज्य संख्या है, ऐसा हम लिख देंगे। किससे भाज्य है? 3 से और 71 से भाज्य है 213। तो इसका आंसर हो गया, यही लिखेंगे। हाँ, 213 संख्या 3 और 71 से भाज्य है। अगला ग नंबर का प्रश्न है, देखिए आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR। DE समांतर OQ के है, DF समांतर किसके है? OR के। तो कहता है दिखाइए कि EF समांतर QR के है। ये हमें दिखाना है। बना लेते हैं, यहीं पे एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये ऐसे त्रिभुज है PQR बड़ा वाला, PQR। ठीक है। इसके बाद EF, यहाँ पे क्या हो जाएगा? O, जैसे बना हुआ है हमारे पेपर में वैसे बना लेते हैं। यहाँ पे D है, ठीक है, D, यहाँ पे O है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? दिया है DE समांतर OQ तथा DF समांतर क्या दिया है? OR। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर QR, EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर DE समान, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इस तरह से इस त्रिभुज में PDE और त्रिभुज POQ, ये भुजा इसके समांतर है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जो है, देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए हो गया, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो हम अच्छा कुल मिला के ये समांतर है, तो हम इसके लिए लिख रहे हैं। इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे, सीधे लिखिए यहाँ पे त्रिभुज POQ और PDE दो त्रिभुजों में, फिर से सुन लीजिए, POQ और PDQ दो त्रिभुजों में। तो क्या हो जाएगा? ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय है। ठीक है ना। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? PE बटे कितना हो जाएगा? EQ बराबर, ये क्या हो जाएगा? PD बटे हो जाएगा हमारा DO। ये संबंध है, एक हमने मान लिया इसको। इसी प्रकार से ये वाला DE, सॉरी ये F है, यहाँ पे DF है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सही है। ठीक है, ये DF समांतर OR है। ठीक है ना। तो ये अर्थात ये भुजा इसकी क्या है? समांतर है। तो इस तरह इधर लिख लेंगे, PF बटे कितना हो जाएगा? FR बराबर क्या हो जाएगा इधर? PD बटे DO। ये संबंध 2 हो गया। अब हम संबंध 1 और 2 में देख रहे हैं कि इसके दाएं पक्ष बराबर है। जब दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, स्पष्ट है कि संबंध 1 व 2 में
दाएं पक्ष क्या है, दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, EQ बराबर PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये बराबर हो जाएगा, समानुपातिक प्रमेय लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब ये भुजा इस भुजा के अनुपात के, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ऐसा कहिए इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए EF बराबर QR समानुपातिक नियम से समांतर हो जाएगा, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा, EF समांतर QR, और यही हमारे प्रश्न में सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। इसी को शायद थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, समानुपातिक प्रमेय को, ठीक है। तो घ नंबर, अगला घ नंबर है, और अंतर 10 और 2 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। प्रश्नानुसार, रैखिक समीकरण का एक प्रश्न है, प्रश्नानुसार दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर कितना है, 10, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। दोनों का योगफल 10, दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो इस तरह से जो है हम इसको हल कर लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, मतलब जो है विलोपन विधि लगा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर, ये किनारे भी लिख दिया करिए, जोड़ने पर। तो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, गुणांक बराबर है, ठीक है ना। x 2x हो जाएगा, 10 2 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 2, 12 बटे 2, तो 2 6 12। तो x का मान कितना आ गया, 6। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में चाहे 2 में जहाँ रख दो। समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं, 1 में x बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 6 रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 10, तो 6 प्लस वाई इक्वल 10, इम्प्लाइज दैट आगे लिख देते हैं। 6 को 10 की तरफ ले जाएंगे दाहिने साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4। तो इस तरह से x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 4, तो दोनों संख्याओं का मान आ गया। तो ये आंसर हो गया। प्रथम संख्या कितनी है, 6 है, और द्वितीय संख्या बराबर कितना है, 4। उत्तर की जांच कर सकते हैं यहाँ से, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 10, तो 6 4 10, अब पहले में से दूसरे घटा दीजिए, अंतर कितना होना चाहिए, 2, तो 6 में से 4 गया 2। वही तो कह रहा था, दोनों का योगफल 10 और दोनों का अंतर 2। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला जो है ये घ नंबर का प्रश्न था, अंगा नंबर का प्रश्न है अगला। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करो, पाई का मान 22/6। देखिए यहाँ थोड़ा बता देता हूँ मैं, एक घड़ी है, ठीक है ना, इस तरह। इसकी मिनट वाली सुई कितनी है, यह 3, यहाँ 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, इससे बजेगा। मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ पे है, तो देखिए मिनट वाली सुई घड़ी के पूरे डायल को घेरे रहती है। तो ये जो मिनट वाली सुई है इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी त्रिज्या। तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। वो कह रहा है ये जो मिनट वाली सुई 1 मिनट में, सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मिनट कितना चल रही है सुई, 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेर रही है। तो 1 मिनट में कोण पहले लिख लीजिए थीटा, तो थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कोई भी ले लेते हैं कहीं से, जैसे 3 के बाद क्या बजेगा, 4 बजेगा यहाँ पे,
तो 3 और 4 के बीच छोटे वाले खाने काटे होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे समझाने के लिए। यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। कितने खाने होते हैं? 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 ये खाने हो जाएंगे। तो इस तरह से अब देखिए, जैसे हम देखें कि 12 और 3 के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, एक कोण बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये 12 और 3 के बीच कितने का? 90 का। 3 और 6 के बीच कितने कोण बनेगा? 90 का। 6 और 9 के बीच कितने कोण बनेगा? 90 का। 9 और 12 के बीच कितने बनेगा? 90 का। ठीक है ना। तो 12 के बाद जैसे यहाँ ले लेते हैं, 1 बजेगा, फिर कितना बचेगा? 2 बजेगा। तो देखिए यहाँ पे 12 और 3 के बीच 90 का कोण बन रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है। ठीक है ना। तो कट खाना हुए, 12 और 1 के बीच एक खाना, 1 और 2 के बीच कितना? दूसरा खाना, 2 और 3 के बीच तीसरा खाना। अब पूरा कोण 90 है, तो कितने कितने के ये कोण हो जाएंगे? 5-5 मिनट वाले, 30-30 अंश की। ये 30 अंश 30 अंश 30 अंश, तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब 1 घंटे से दूसरे घंटे में पहुंचने के लिए 30 अंश का कोण बनता है। इसके बीच कितने खाने हैं? 5 ठो। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30/5। तो 5 छक्का 30, 6 अंश का कोण बनेगा 1 मिनट में। ठीक है ना। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 6 अंश का। तो अब इसके बाद हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, ये इतना, ये यहाँ तक, तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा त्रिज्य खंड हो जाएगा। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो रेड रेड है। ठीक है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। ये ऐसा होता है। थीटा का मान 6 है बटे 360 है, गुणे पाई का मान 22/7 रखना है। आर का मान कितना है? 14 का होल आर स्क्वायर। ठीक है ना। 6 से काट दीजिए, 6 के 6, 6 में 36, भाग में लब्धिम सिफर, तो ये हो जाएगा 1/60, 22/7 और 14 का स्क्वायर कर देंगे। अगले पेज में आते हैं, देखिए तो यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है। हाँ, क्या हमारा आया था यहाँ पे? ए बराबर आया था 1/60 गुणे 22/7 गुणे कितना आया था? 14 का स्क्वायर। तो 14 गुणे 14, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14। ठीक है। तो ये कितना बच गया? इसको हम 2 से काट देते हैं, 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 11/30 गुणे कितना बचा? 2 गुणे 14, 2 से काट दीजिए तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब 11 से ना 15 कटेगा, ना 14 से 15 कटेगा, या 15 से 11 नहीं कटेगा, ना 15 से 14 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो हम 11 का 14 कर देते हैं गुणा। तो 11 चौको 44 के 4 हासिल आए 4, 11 के 11, 11 4 15, तो 154 बटे कितना? 15। तो 15 1 के 15, भाग में लब्धिम सिफर हो गया। ठीक है। चाहे 154/15 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ही लिख दीजिए, ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में पूरे अंक मिल जाएंगे। या तो काट दीजिए, 15 1 के 15, भाग दिया लब्धिम सिफर, दशमलव लगाया, 4 उतारा लिया, 0 बढ़ाया तो 40 बन गया। 15 दूनी 30, हाँ 15 दूनी 30, 10 बचा, 10 में से 0 लगा दीजिए, 100 हो जाएगा, दशमलव लग चुका है। 15 छक्का 90, फिर 10 बचेगा, ये 6 6 6 आता रहेगा। तो ये 6 को हटा के 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 का मान 5 या 5 से अधिक है, या 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रख सकते हो, जैसा मन हो वैसा कर लीजिए। दोनों आंसर ये भी सही है, काटिए या ना काटिए, ये भी सही है। ठीक है। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 10.6 को हटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। तीनों में से कोई भी आंसर लिखाओगे बोर्ड परीक्षा में तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है, ऐसे ही बता रहे हैं, चलिए ठीक है। कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी डी, बिंदुओं के मान दिए हुए हैं, बिंदु ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं क्रम से। चलिए यहाँ बना देते हैं एक समांतर चतुर्भुज, मान लेते हैं ए बी सी डी, इस तरह से। ठीक है ना। अब हम जानते हैं तो इनके बिंदु रख देते हैं पहले समांतर चतुर्भुज के। -2 -1, बी का कितना है? A0 और सी का है हमारा 4b। ठीक है। इसके बाद डी बिंदु हमारा है 1 2। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक प्रमेय हम जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। जैसे ए को सी से मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये हो गया, अब बी को डी से मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये हो गया हमारा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में मान लेते हैं ओ बिंदु पर काट रहे हैं, समद्विभाजित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये ऐसे बराबर होंगे, ठीक है ना। ये प्रमेय होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं ये। तो हम ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु ओ है और बी डी विकर्ण का भी मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को निकाल लेते हैं बारी बारी से और दोनों को बराबर रख देंगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। ए सी का मध्य बिंदु ओ बराबर यहाँ लिख देते हैं। देखिए तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 ये होता है, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 ये, ठीक है ना। तो इस तरह से रख देते हैं तो ये हो जाएगा -2 x1 और x2 का मान कितना है प्लस का 4/2 कामा y1 का मान है -1 और y2 का मान कितना है प्लस का b/2। इसको हल कर लेते हैं। अब b में से एक जुड़ेगा नहीं तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऋण 1 धन b, या ऐसा लिख सकते हैं b ऋण 1 भी लिख सकते हैं बटे 2। तो ये कौन सा बिंदु आ गया, ओ बिंदु आ गया। ए सी विकर्ण जब ए और सी बिंदु रखें तब, तथा इसी प्रकार क्या कर देंगे बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु भी क्या है, ओ ही है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ओ ही है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो वही सूत्र लगाएंगे, यही x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यही सूत्र लिखेंगे यहाँ भी। तो अब सूत्र दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे बिंदु रख रहा हूँ x1 x2 y1 y2। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई 2 और 0 प्लस 2 बाई 2। तो ये भी क्या है, ओ बिंदु ही है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं a प्लस 1 बाई 2 और 0 में से 2 जोड़ेंगे 2 और 2 का 2 में भाग देंगे कितना, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये भी ओ बिंदु है। तो ये भी हमारा ओ बिंदु है, ये भी हमारा ओ बिंदु है। तो दोनों बिंदु क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आगे ये प्रश्न नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे पेज पलट दूँ, ठीक है। अच्छा हमारा बिंदु क्या आया है, थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। a प्लस 1 बाई 2 ए प्लस, यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे a प्लस 1 बाई 2 a प्लस 1 बाई 2 और क्या है यहाँ पे 1। ये ओ बिंदु है, ये भी क्या था, ओ बिंदु ही था। क्या था पहला वाला 1 और b माइनस 1 बाई 2 1 b माइनस 1 बाई 2। ये अभी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये मैंने हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। दोनों ओ बिंदु है तो ये भुज के बराबर हो जाएगा, कोटि के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस 1 बाई 2 इक्वल 1। तो ये गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे इधर ले जाके तो 2 ऋण 1, तो a बराबर कितना 1। इसी तरह कोटि को कोटि के बराबर रख देते हैं, b माइनस 1 बाई 2 इक्वल 1 इम्प्लाइज दैट। तो b माइनस 1 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो b बराबर ऋण 1 इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 2 1 3। तो b का मान आ गया 3 और a का मान आ गया 1। इस तरह से a और b के मान आ गए दोनों, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर हो गया। अब आगे खंडवा के प्रश्न दूसरे का नंबर देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है अब इसमें, ठीक है ना। पहले प्रश्न क्या होता है, सभी खंड हल करना होता है। और फिर दूसरा प्रश्न, ये सभी खंड जिसमें हल करना हो 2-2 नंबर के हैं, और ये कितने के 4-4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला देखते हैं, 2 संपूरक कोणों में, संपूरक का मतलब क्या है, 2 कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, संपूरक करते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। माना छोटा कोण x अंश है तो बड़ा कोण हो जाएगा x धन 18, ऐसे मान लेंगे। माना छोटा कोण
माना छोटा कोण x अंश है, इसलिए बड़ा कोण हो जाएगा कितना, x + 18 अंश। ठीक है ना। प्रश्नानुसार दोनों कोणों का योगफल क्या है, समपूरक, अर्थात x + 18 बराबर 180। तो x जोड़ दीजिए कितना, 2x, 180 में 18 घटा दीजिए, 180 - 18 उधर दाहिने साइड ले जाके। ठीक है ना। तो x 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना, 162/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8, ये 2 8 16, 2 1 2 81। तो ये क्या हो गया, छोटा कोण। छोटा कोण कितने अंश हो गया, 81 अंश हो गया। अब बड़ा कोण कितना हो गया, बड़ा कोण हो जाएगा x धर 18। तो इसमें से 18 जोड़ दीजिए, समझ रहे हो ना। तो 81 + 18 तो कितना हो जाएगा, 99 अंश। तो छोटा कोण 81 अंश और बड़ा कोण 99 अंश, दोनों को जोड़ेंगे 180 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 81 अंश और कामा 99 अंश। समझ गए। अगला दूसरे का ख नंबर प्रश्न है। एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि tan A + B - C बराबर 1 तथा sec B + C - A बराबर 2 हो तो त्रिभुज AB और C के मान ज्ञात कीजिए। तो एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण का मतलब जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो। तो चूंकि त्रिभुज ABC में, चूंकि नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है ना। ये हम लिख लिए इतना। और जो हमारा दिया है tan A + B - C बराबर कितना दिया हुआ है, 1, दूसरा नंबर। और sec AB + C - A बराबर दिया हुआ है 2, तीसरा नंबर इसको मान लिए। तो हम 2 नंबर को लेके चलते हैं। चूंकि tan A + B - C बराबर हमारा 1 अंश दिया है, यहाँ tan, ये कोण लिखा है tan का, तो tan के 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ tan 45 रख देंगे। इधर tan A + B - C, tan से tan हटा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, कोण A प्लस कोण B माइनस कोण C बराबर 45, ये हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ये तीसरा नंबर संबंध लेते हैं। तो sec B + C माइनस कोण A बराबर दिया है यहाँ पर 2, तो इसका मान हो जाएगा, ये sec के 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर हम sec 60 अंश रख देंगे। ठीक है। तो sec B + C माइनस A, sec से sec कैंसिल कर देंगे, तो कोण B प्लस कोण C माइनस कोण A बराबर कितना हो गया, 60 अंश। ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं 4 नंबर और इसको हम मान लेते हैं 5 नंबर। समीकरण मानने से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 से कोई मतलब नहीं, अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए समीकरण 4 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे तो C से C और A से A कट जाएगा, कोण B का मान आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 + 5 करने पर कर देते हैं, तो A + B - C, और हमारा समीकरण 5 कितना है, A माइनस का है और B C प्लस के हैं, तो माइनस का A प्लस B और प्लस C इस तरह क्रम से रख देते हैं। यहाँ पे 45 के बराबर था, ये हमारा 60 के बराबर था। ठीक है ना। अच्छा, त्रिकोणमिति की सारणी में मान देख लीजिएगा, tan 45 अंश का मान 1 होता है और sec 60 अंश का मान 2 होता है, क्योंकि cos 60 का मान क्या है, 1/2, तो 1/2 को पलट देंगे तो उधर 2 हो जाएगा, और cos को पलट देंगे तो cos का उल्टा हो जाएगा sec। ठीक है ना। इस तरह से प्लस माइनस A प्लस माइनस C, B जुड़ जाएगा तो 2B हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना, 105 अंश। तो इस तरह से कोण B का मान हो जाएगा 105/2। 105/2 को हम लिख सकते हैं कितना, 62 सही 1/2 अंश। तो ये कोण B का मान हो गया 62 सही 1/2 अंश। एक आंसर इसका हमारा आ गया। अब इसके बाद
हम समीकरण 2 में बी का मान रख, समीकरण 1 में कोण बी का मान रख सकते हैं। समीकरण 2 हमारा था कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है ना, बराबर कितना था 180 अंश। कोण बी का मान कितना आया 105/2, इसको नहीं रखते हैं, इसको रख देते हैं। तो कोण ए प्लस 105/2 प्लस कोण सी, ये बार बार कोण ना लगाए हम, ए बी सी लिख देंगे, कोण ही माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस सी लिख देते हैं। 105/2 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 105/2, इसका बटे का जिसमें सीधे गुणा कर देंगे तो 360 और 105 में घटा देंगे, लघुत्तम 2 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 255/2। कोण ए प्लस कोण सी का मान आ गया, इसको 6 नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह देखिए ए और सी किसमें मान रख सकते हैं। देखिए समीकरण 4 में चाहे रख दीजिए बी का मान, ठीक है, तो ए माइनस सी का मान आ जाएगा। इस तरह से ए प्लस सी और ए माइनस सी। तो अब हम समीकरण 4 ले लेते हैं। समीकरण 4 या संबंध 4, समीकरण 4 में बी का मान रख दीजिए। तो कोण ए प्लस बी का मान रखते हैं यहाँ पे समीकरण 4 में, यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी का मान कितना है 105/2 माइनस सी बराबर कितना था 45 अंश। तो ए माइनस सी बराबर 45 माइनस 105/2, इसका 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 माइनस 105/2, ए माइनस सी का मान हो गया। तो ए माइनस सी बराबर 90 में से 105 घटाएंगे तो कितना -15/2, ये समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं। 6-7 से कोई मतलब नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। अब समीकरण 6 और 7 को जोड़ देते हैं तो सी से सी कट जाएगा। तो समीकरण 6 + 7 करने पर, ठीक है, तो कर दीजिए। तो ए प्लस सी बराबर कितना है 255/2, ए माइनस सी बराबर है हमारा -15/2। जोड़ेंगे तो सी से सी कर जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा। लघुत्तम 2 बटे वाले बराबर है, तो 255 में सीधे 15 घटा दीजिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 240/2। तो ए बराबर हो जाएगा 240 ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 दूनी 4, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 4 से काट दीजिए 240 को, 4 × 24 भाग जाए लद्धिम शिखर। तो कोण ए का मान कितना आ गया 60 अंश। इस तरह से कोण ए का मान 60 अंश आ गया और कोण बी का मान कितना आ गया था 62 अंश। अगला आप कोण ए का मान आ गया तो हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। 5, 6, 7, 8 हमारे समीकरण बने हैं, किसी में रख देते हैं, किसी में मान रख देते हैं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं जो है ये प्लस वाला एक आया था ना हमारा ए प्लस सी बराबर 255/2, इसी में रख देते हैं 6 में। तो समीकरण 6 में ए का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो ए प्लस सी बराबर 255/2, ए का मान कितना आया है 60 अंश, प्लस सी बराबर 255/2, तो सी बराबर हो जाएगा कौन सी 255/2 ऋण का 60 बराबर, सीधे इस पर तिरक गुणा कर देंगे, लघुत्तम 2 हो जाएगा। तो 255 60 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 अंश, माइनस लिखा है, इसको इसमें घटा दीजिए। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1/2, 135/2 अंश कोण सी का मान आ गया, ठीक है ना। कोण सी लिख सकते हैं, सी बस कोण सी ही है। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, 2 × 12 और 2 × 7 = 14, तो ये 67.5 अंश हो जाएगा। इस तरह से हमारे तीनों कोणों का योग आ गया। देखिए हल करने में बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है एकदम से। प्लस माइनस करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये है। तो आंसर हो गया हमारा कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण ए कितना आया है 60 डिग्री, कोण बी हमारा कितना आया था, देखिए कोण बी हमारा आया था 62.5 अंश आया था यहाँ पे, और कोण ए तो लिख दिए ये 62.5 अंश, 62 सही 1/2 अंश, और कोण सी हमारा अभी ये आया है 67.5 अंश, 67 सही 1/2 अंश। इस तरह से तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला इसके बाद दूसरे का ग नंबर का प्रश्न है। बिंदु -4 बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 10 और बी
3 माइनस 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु P हमारा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में काटता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये देखिए, एक बिंदु हमारा A है यहाँ पे और एक बिंदु हमारा यहाँ पे B है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है, तो कहता है बिंदु P किस अनुपात में काटता है। तो A का मान कितना है, -6, 10, ठीक है ना। और हमारा B का मान है 3 माइनस का 8 अंश, 3 माइनस 8 भुजकोटि का मान है। तो हम मान लेते हैं हमारा बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है ना। ये बिंदु P यहाँ पे मान लेते हैं, इसका निर्देशांक है 4 और 10। तो ये हमारा पहला बिंदु A हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2 और बिंदु P हो गया हमारा xy, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हमने मान लिया। तो x बराबर भुज बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और y का मान इसी तरह होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो अब ये मान रख देते हैं, फिर y को देखते हैं, इसी में अनुपात हमारा आ जाएगा एक में, चाहे x का निकाल ले चाहे y का निकाल ले, दोनों में से किसी एक का निकाल ले, तो अनुपात है निकालना है m1 m2 तो हमारा आ जाएगा। जब अनुपात पूछे ना तो किसी एक का रख देते हैं, या x का सूत्र या y का सूत्र। तो x का मान कितना है, माइनस का 4 है हमारा, m1 गुणे x2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान m2 ही है गुणे वो x1 का मान कितना है माइनस का 6 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसका कर देते हैं त्रिज्या गुणा, तो -4m1 -4m2 इक्वल 3m1 माइनस का 6m2। m1 एक तरफ m2 एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं, m2 इसको इधर इधर ले आते हैं, बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या उधर ले, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 6m2 इधर लाएंगे तो 6m2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4m2 लिखा हुआ है बराबर 3m1 तो इधर लिखा है राइट साइड, इसको 4 को ले जाएंगे तो प्लस का 4m1। 6 में से 4 घटा दीजिए तो 2m2 बराबर 3 में से 4 जोड़ दीजिए तो 7m1। अब हमें क्या निकालना है, m1 अनुपात m2 निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो m2 को इसके बटे में ले आते हैं, 7 को 2 के बटे में ले आते हैं, तो 2/7 बराबर m1/m2, या इसको इधर m1/m2 बराबर 2/7, या इसी को बटे को लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना 2/7। तो इस तरह से बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P हमारा 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है ना। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु P किस अनुपात में 2/7 में विभाजित करेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया है, इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर ले। ये सारे प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। देखिए मैं इसलिए ये सब आंसर पेपर हल कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है ना, तो इसलिए मैं जो दूर दराज गाँव में लड़के या लड़कियाँ रहते हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो उनके लिए कोचिंग ट्यूशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं जो है सोचा कि जो है ये सब वीडियो बनाया जाए और बच्चों को समझाया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो अगला घ नंबर का प्रश्न है, एक डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग के अंतः तथा बाह्य व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर और दूसरी रिंग के अंतः तथा बाह्य व्यास क्रमशः 19 और 21 सेंटीमीटर है। इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को नोट कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो को रोक करके फिर मैं जो है आगे लगाऊं। देखिए एक डार्ट बोर्ड इस तरह बना हुआ है रिंग के आकार में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसकी जो अंतः व्यास दिया हुआ है और बाह्य व्यास दिया हुआ है, तो हम अंतः बाह्य त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो कह रहा है अंतः व्यास कितना है 32, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 16, और बाह्य व्यास कितना है 34, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17। इस तरह से इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो हमें ये क्या निकालना है, इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल। तो ये रिंग यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हो ना। इसी तरह हमारा दूसरा एक रिंग बना हुआ है ये, और इस प्रकार से, तो इस तरह से जो है इसकी अंतः व्यास इसका दिया हुआ है 19
तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी 19/2, ठीक है। और बाह्य व्यास कितना दिया हुआ है 21, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो हमें यहाँ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह से। और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ देना है कुल क्षेत्रफल। तो ये प्रथम, ये द्वितीय रिंग हो गई। तो प्रथम रिंग का क्षेत्रफल, प्रथम रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है 17 का स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 16, तो पाई r स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर। इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे इस तरह से, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। इस तरह से इसको घटा दीजिए। तो 9 में से 6 गया कितना, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, तो 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रथम रिंग का क्षेत्रफल हो गया 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा दूसरे रिंग का क्षेत्रफल इसी तरह। तो दूसरे रिंग का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, देखिए द्वितीय रिंग का क्षेत्रफल, तो वृत्त है दोनों, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r का मतलब 21/2 का होल स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मतलब पाई, r का मतलब 19/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों में से ऐसे ही पाई कॉमन ले लीजिए। 21 कवर कितना 441, 2 दूनी 4, 4 का 2 कवर, माइनस 19 कवर कितना 361/2 कवर कितना 4, ठीक है ना। 19 कवर कर लीजिए, देखिए 19 में 19 का पूरा कर दीजिए ना, तो कितना, देखिए वर्क करने के दो संख्याओं के वर्क करने का ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। जैसे 19 का वर्क करना है, ये दो संख्या की सीख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये दो संख्या है, दो संख्या का मतलब 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को वर्क कैसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, पहले संख्या का वर्क कर देते हैं, दूसरे संख्या का वर्क करते हैं। तो 1 का वर्क करिए और 9 का वर्क करिए, ट्रिक है बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे इसको लाइन खींच दीजिए और दोनों संख्याओं का गुणा करके 2 गुना कर दीजिए। तो 1 गुणे 9 और फिर इसका क्या करना है दुगुना। 10 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या है तो इसी ट्रिक से वर्क कर दिया करिए तुरंत। अब देखिए क्या करना है, तो ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा, और जो है 9 नैया 81 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा हो गया, ये लाइन मैंने यहाँ पे जानबूझ के खींच दिया। अब ये जो यहाँ पे सबसे किनारे दाहिनी साइड रखा है, इसका इकाई अंक इसमें पहले जोड़ दीजिए। तो एक जो बचे यहाँ लिख दीजिए, तो एक यहाँ बचा है, यहाँ पे 18 में से 8 जोड़िए कितना 26, एक यहाँ लिखा है, वर्क करना है बता रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है ना। अब ये इसके दहाई का अंक इसमें लास्ट में जोड़ दीजिए सैकड़ा वाले में, तो 1 यहाँ बचेगा 6, ये दहाई का अंक 2 इसमें जोड़ देंगे तो 3, तो कितना है 361। इस तरह से दो संख्याओं का वर्ग ट्रिक से कर सकते हैं, ये ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है ना। सभी लोग देख ले समझ ले। तो कितना लिखा था मैंने 361 यहाँ पे लिखा था। अब देखिए इसका एलसीएम बराबर है, तो 441 में 361 घटा देंगे तो हो जाएगा पाई, 1 में से 1 घट जाएगा 0, और यहाँ से 14 में से 6 गया 8, और 3 में 3 गया 0, तो हो गया 80/4, 4 से काट दीजिए 80 को, तो कितना 20 आ जाएगा, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल को ए से व्यक्त कर देते हैं। तो प्रथम रिंग का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय रिंग का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना। तो प्रथम रिंग का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया था 33 पाई, प्लस द्वितीय रिंग का आ गया है 20 पाई सेंटीमीटर। 33 20 कितना हो गया, गुणांक जोड़ते हैं 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल आ गया 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर पाई में जैसे मान लीजिए नहीं रखना है तो हम पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो इस तरह से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई का मान नहीं रखना है ना, जैसे पाई के मान में नहीं रखना है तो 53 गुणे 22/7, ये 53 का 22 में गुणा कर दीजिए, फिर 7 से भाग दे दीजिए, तो जो आंसर आएगा तो संख्या में आ जाएगा, शुद्ध दशमलव में आएगा कुछ, क्योंकि 7 से कुछ कट नहीं रहा ना, 22 में 53, तो दोनों का गुणा करके 7 से भाग दे दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा। इतना ही आंसर रखा होगा तो बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है
एक वृत्ताकार हौज का व्यास 10 मीटर और गहराई कितनी है, 2 मीटर है हौज की, ठीक है ना। इसमें एक पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है। यदि पाइप का अंतः व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ। एक हमारा हौज है जिसका व्यास कितना है, ये जैसे मान लीजिए एक हौज है, ठीक है ना, इस तरह का बेलनाकार होगा हौज हमारा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका व्यास हमारा कितना है, इसमें ये पानी भर रहा है कहाँ से, पाइप से। ये 10 मीटर इसका व्यास है। व्यास डी बराबर कितना है, 10 मीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। मतलब त्रिज्या अगर लेंगे ना तो ये 5 मीटर हो जाएगी इतनी, ठीक है ना। और इसकी गहराई कितनी है, 2 मीटर है। हौज की गहराई हमारी 2 मीटर है। एक पाइप लगा हुआ है यहाँ से, ऐसे इस तरह से, ये यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ऐसे ये पाइप लगा देते हैं और यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है, यहाँ कुछ भी मान लीजिए तालाब है, नदी है, कुछ भी है, यहाँ से पानी ये ऐसे जा रहा है पाइप में, यहाँ गिर रहा है ऐसे इस तरह, ठीक है ना, ये पानी तो ये भर रहा है टैंक। तो कह रहा है ये जो पाइप है ना, इस पाइप में पानी की चाल कितनी है, पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है। पानी की चाल कहाँ, पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये हमारा मीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम बदल दें मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5, हाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसे 3 किलोमीटर है तो किलोमीटर को क्या करेंगे, 1000 का गुणा करिए इसमें, तो मीटर में बदल गया। घंटे को 3600 का गुणा करिए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इसको हम काटेंगे 2 जीरो और यहाँ पे सॉरी ये नहीं 2 जीरो और 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे तो 5/18 गुणा कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे तो 3×18। तो चाल कितनी आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ये हो गया 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे जो पाइप से जा रहा है हौज में उसकी चाल है 5/6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और पाइप का अंतः व्यास कितना है, पाइप का अंतः व्यास है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब ये जो अंदर का व्यास है इसका ना कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 20/100, तो कहे में होगा मीटर, कहने का मतलब 1/5 मीटर। भाई 20 1 के 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 मीटर हो गया, काट दिया इसको, ठीक है ना, इसको काट दिया तो 1/5 हो गया। अब ये व्यास है दिया है, हम इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेंगे। तो व्यास का आधा कर दीजिए, मतलब व्यास आ गया 1/5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/10। पाइप की त्रिज्या ये हो गई, पाइप की त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर से व्यक्त कर देते हैं, 1/10 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए कितना चाल थी पानी की, 5/6 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका क्या मतलब है, एक सेकंड में 5/6 मीटर पानी बह जाता है, ठीक है ना, एक सेकंड में। तो कितना उसकी क्षेत्रफल है, तो त्रिज्या कितनी है 1/10, 1/10 इतना हमारी त्रिज्या है इसका आधा व्यास का, ठीक है ना। तो ये भी एक बेलन बन जाएगा। ये जैसा पाइप है यहाँ पे, तो यहाँ से पानी निकल रहा है और इतने जगह से पानी निकल रहा है हमारा, इतने जगह से, ठीक है ना। तो इसकी आधी त्रिज्या है 1/10, तो यहाँ से पानी निकल रहा है और एक सेकंड में 5/6 मीटर पानी आगे निकल जाता है इस तरह, ठीक है ना। तो ये भी बेलन हो गया। तो बेलन से एक सेकंड में निकले हुए पानी का आयतन, पाइप से एक सेकंड में निकले हुए पानी का आयतन, तो ये पाइप भी क्या है, बेलनाकार है, बेलन का आयतन πr²h। तो पाई आर का मान कितना, 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर, इतने मीटर मतलब 5/6 मीटर एक सेकंड में, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 पाई और 10 दहम 100 और 100 में 6 का गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर, ये इतना आयतन होगा, इतना पानी हमारा निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। और हमारा हौज का आयतन कितना है, तो हौज भी बेलन है, तो πr²
एच। एच का मतलब उसका कैपिटल एच मान लेते हैं या स्मॉल एच रहे मान रख देते हैं, बस होगा। इससे क्या मतलब कैपिटल इसमें। तो पाई उसकी त्रिज्या कितनी थी हमारी, उस हौज की त्रिज्या हमारी कितनी थी 5 मीटर, ठीक है ना। और हमारा जो है ऊंचाई कितनी थी 2 मीटर। तो 5 का स्क्वायर गुणे 2, तो 5 × 5 = 25 और 25 दूनी 50, तो ये हो गया 50 पाई इतने मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आयतन है, वहाँ भी मीटर क्यूब होगा। तो आता है हौज को भरने में, देखिए ये सेट कठिन है, ये समझ लीजिए अच्छे से बात को, तो पूरा ध्यान से देखिए। आता है हौज को भरने में लगा समय, लगा समय क्या हो जाएगा, तो समय को टी से लिख देते हैं। हौज का आयतन बटे पाइप से निकले हुए 1 सेकंड में पानी का आयतन। तो हौज का आयतन है 50 पाई, अब पाइप से 1 सेकंड में पानी कितना निकलता है 5 पाई बटे 600 मीटर क्यूब 1 सेकंड में। तो ये समय सेकंड में आ जाएगा, तो पाई से पाई काट दीजिए और ये 600 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 600 अब बटे कितना 5, 5 से काट दीजिए 50 को, 5 दाम 50, तो कितना हो गया 10 × 600 सेकंड हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने इसमें 60 का भाग दे दिया, तो 10 का गुणा नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, बटे 60 का भाग दे दिया तो कहाँ में बदल गया मिनट में। अब फिर 60 का भाग दे देंगे तो घंटे में, तो 0 से 0 काट दीजिए, अच्छा है दहम 60, तो ये कितना हो गया 10 में 10 का गुणा कर देंगे 100 मिनट, 100 मिनट। तो 100 मिनट में क्या अगर घंटे में बदलना चाहे, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट हो 40 मिनट हो, तो 1 घंटा 40 मिनट हौज को भरने में समय लगेगा। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। ये पूरा सेट ही कठिन है, ये समझ लीजिए बात को, इसलिए सवाल इसके बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। ये सवाल है, नोट कर लीजिए एक बार, ये इस तरह से जो है, ठीक है। अगला दूसरे कच्चा नंबर है। अब इस वीडियो में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी 1 घंटे का ये वीडियो हो गया है, तो मैं अब जो है जो लॉन्ग प्रश्न है तीसरे चौथे और पांचवें, तो तीसरे वीडियो में करूंगा इसको, ठीक है ना, लॉन्ग प्रश्नों को। इसके इस सेट के 3 वीडियो हो गए, एक तो बहुविकल्पी वाला वीडियो हो गया, एक ये खंड बा के पहले प्रश्न के 6 प्रश्न, दूसरे प्रश्न के 5 प्रश्न का हल है इसमें, ठीक है ना। तो ये दूसरा वीडियो हो गया। अब इसके बाद अगला वीडियो जो तीसरा आएगा ना, तो उसको जो है अगले वीडियो में करूंगा। तो ये अंतिम प्रश्न है इसके दूसरे कच्चा नंबर, और तीसरे से ये यहाँ से अगला वीडियो बनाऊंगा। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, ठीक है ना, तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से, अंश के 2 गुने से 4 अधिक है हर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है, इसलिए हर कितना हो जाएगा, हर क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के दुगुना से, तो अंश में x माने हैं, तो अंश के दुगुना, 2 का गुणा कर दिया, दुगुने से 4 अधिक है, तो 4 अधिक का मतलब 4 जोड़ दिया, तो ये हर हो गया। इसलिए भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारी x बटे 2x + 4, ये हमारी भिन्न हो गई, ठीक है ना। तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है, प्रश्नानुसार अंश व हर दोनों में क्या घटाना है, 6 घटाना है, तो x - 6 बटे 2x + 4 - 6, दोनों में 6 हमने घटा दिया आंसर में, ठीक है ना। घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, हर ये 12 गुना हो जाता है किसका, अंश का, इसका, तो अंश को भी 12 गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा इसी को कह रहा है, इसमें दोनों में हमने घटा दिया, तो ये 12 गुना हो गया, ये 12 गुना हो गया इसका, तो इसको भी 12 गुना कर दे, तो कर देंगे x - 6 है, इसको 12 गुना कर देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा 2x, 4 में से 6 घटा देंगे कितना, -2। तो इस तरह से 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12x - 12x माइनस का 12 छंग 72 बराबर 2x - 2, 12x में 2x घटा दीजिए, 12x - 2x बराबर
ऋण का 2 और माइनस का 72 इधर लाइए तो प्लस का 72 हो जाएगा। 12x में 2x घटाएंगे तो 10x बराबर 72 में 2 घटाएंगे तो कितना 70। तो x बराबर 70/10। तो x बराबर 10 सत्ते 70। तो अंश आ गया ये हमारा 7। हर कितना था? हर था हमारा 2x + 4। तो ये 2 गुणे 7 धन 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। ये हमारा क्या था? क्या हो गया? हर। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न हमारी हो जाएगी 7/18। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं और इस सेट के अगले जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। तो उसको भी देख ले, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें जा करके देख ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।